ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है। कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर धमीजा, देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 32 लाख हो गई है। ठीक होने का प्रतिशत भी 77% से ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 41 लाख से ज्यादा हो गई है। आप इन आंकड़ों को किस तरीके से देखते हैं? हमारा रिकवरी रेट जो 77.3% आपने बताया है वो बहुत अच्छा है और एक राहत का साथ कराता है। इसके साथ साथ हमारा जो केस फर्टिलिटी रेट है यानी मृत्यु दर वो भी काफी कम है बाकी देशों के मुकाबले में, वो भी एक राहत का सूचक है। लेकिन जो नंबर्स डेली नए आ रहे हैं नए केसेस के, वो एक जरूर चिंता का विषय है। और ना केवल एब्सोल्यूट नंबर्स, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो ग्रोथ की परसेंटेज है वो भी बहुत ज्यादा है, 2.3%। और ये 2.3% जो है पिछले 2 हफ्तों से लगातार चली आ रही है। अगर आप इसको कंपैरिजन में देखें, हालांकि हम आप दूसरे नंबर पे हैं यूएसए के बाद, यूएस में भी जो ग्रोथ रेट है वो 0.7% है, मतलब 0.7% ग्रोथ ऑफ एक्टिव केसेस। और ब्राजील में 1% है और इंडिया में अभी भी 2.2 से 2.3% है। नंबर 4 पे रशिया है जो कि 0.5% है और उसके बाद पेरू है 5वें नंबर पे जो 1.2% है। तो इन 5 देशों में दूसरे नंबर पे है। हमारा जो ग्रोथ रेट है एक्टिव केसेस का वो थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है। और जो साथ में डेथ्स हैं वो तकरीबन 1000 से 1100 के बीच में है, वो भी बढ़ रही हैं। अगर हमारा एब्सोल्यूट नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़ती है। अभी लेस देन 2% है, 1.7%, लेकिन चिंता का विषय तो है ही। और ऐसा हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जांच के नंबर्स में काफी इजाफा हुआ है। क्या ये कारण है कि बहुत ज्यादा केसेस पकड़ में आ रहे हैं? दिल्ली जैसे शहर में भी हम देख रहे हैं नंबर्स काफी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि हमारे टेस्ट का नंबर बढ़ रहा है और आज तक तकरीबन हमने 5 करोड़ टेस्ट के आसपास हमने कर लिए हैं। तो जितने हम ज्यादा टेस्ट का नंबर बढ़ाएंगे उतनी ही पॉजिटिविटी जो है या उतने ही लोगों को हम डायग्नोज कर पाएंगे या कंफर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा पहलू ये है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो हमारा 8.4% है। वो अभी ज्यादा है। जो WHO के मानक के साथ आंकड़ों के हिसाब से हमारे 5% होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारी स्थिति नियंत्रण में आ रही है। अब मैं आपको अगर सरल भाषा में ये समझाऊं कि 8.4% और 5% हो या 10% का अर्थ क्या है। अगर आपकी कम्युनिटी में, अगर आपकी कॉलोनी में 20 एक्टिव केसेज हैं या 20 पेशेंट हैं कोरोना के और आपने 100 टेस्ट किए तो वो 20% हो गया। अगर आप टेस्ट की संख्या बढ़ाकर 200 कर दें तो वो 10% आ जाएगी। तो ये जितने नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ेंगे उतने ही हमारे पॉजिटिविटी रेट कम होगी। अगर 20 के लिए आप 100 टेस्ट करेंगे तो 20% आएगा। अगर 20 के लिए 200 टेस्ट करेंगे तो 10% आएगा। अगर वो 400 टेस्ट करेंगे तो 5% हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी रेट को 5% के बराबर या उससे कम लाना बहुत आवश्यक है। और अगर एक और आंकड़ा जो हम जिसको देखते हैं हम आर इफेक्टिव जो है वो भी हमारा जो है 1.09 है, जो कि पिछले एक महीने से 1.08, 1.06, 1.09 के आसपास चल रहा है। तो ये भी जो एक मानक है कि हमें 1 से नीचे इसको लाना है और तभी हम कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में आ रही है। बिल्कुल डॉक्टर धमीजा, आपने बहुत विस्तार से इन चीजों को बताया ताकि हमारे जो आम श्रोता हैं वो इन बातों को समझ सकें कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति किस तरह से है देश में। डॉक्टर साहब, हाथों को साबुन से धोना जरूरी है या सैनिटाइज करना बेहतर होगा? कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है? सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करने में और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स को यूज करने में क्या अंतर है? तो बेस्ट वे इज कि आप पानी और साबुन का इस्तेमाल करें। कोरोना वायरस जो है SARS-CoV-2 जो इसकी सतह है, जो सरफेस है, वो एक फैटी लेयर का बना हुआ है। वो जो साबुन है वो उस फैटी लेयर को तोड़ता है ताकि वो जो है वायरस डिस्ट्रॉय हो जाए। तो सोप एंड वाटर इज द बेस्ट। लेकिन अगर वो उपलब्ध नहीं हो सकता हर टाइम पे, आप बाहर हैं, ऑफिस में हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, जहाँ पे संभव नहीं है कि आपके पास साबुन भी हो और पानी भी, आपका रनिंग वाटर भी हो, तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जरूर इस्तेमाल करें। अल्कोहल भी वही काम करता है कि लिपिड लेयर को वो डिस्ट्रॉय करता है। तो 60 to 70% अल्कोहल होना चाहिए उसमें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। और उसका जो है एक पहलू तो ये है कि आप हाथ धोते हैं साबुन से और पानी से या अल्कोहल से सैनिटाइज करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि आप हाथ कैसे धोते हैं, वो भी बहुत जरूरी है कि आप उंगलियों को आपस में कनेक्ट करके दोनों हाथों को एक दूसरे की उंगलियों में इंटरलॉक करके अपने हाथ को धोएं। उसके बाद अपने नाखून को धोएं, उसके बाद अपने रिस्ट को धोएं या हाथ की जो बैक साइड है उसको। ये कम से कम 30 से 40 सेकंड अगर आप धोएंगे तभी जाके ये सक्सेसफुल है और वायरस को जो है हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डॉक्टर धमीजा, यहाँ पे आपने सैनिटाइजर की बात की है तो इस समय बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बाजार में कुछ लोग ऐसे हैं जो नकली सैनिटाइजर्स भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब एक आम आदमी जब बाजार में सैनिटाइजर लेने जाता है तो वो उसकी गुणवत्ता को कैसे परखे कि ये सैनिटाइजर ठीक है या ये वाला ठीक नहीं है?
मैंने आपको अभी बताया कि 60 to 70% अल्कोहल होना उसमें जरूरी है, अल्कोहल बेस होना चाहिए। और मानक जो बने हुए हैं, चाहे वो ISI मानक हैं या दूसरे क्वालिटी कंट्रोल मानक हैं, उनके ऊपर सबका लिखा हुआ होता है कि ये इस मानक द्वारा तैयार किया गया है या इस स्टैंडर्ड से तैयार किया गया है या इसका ये क्वालिटी कंट्रोल है। तो आप जो है कोशिश यही करें कि आप सैनिटाइजर की बजाय पानी और साबुन से हाथ धोएं। अगर नहीं है तो अच्छे सैनिटाइजर जो कि रिगरस क्वालिटी कंट्रोल से पास हुए हों उनका इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, एक तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को लेकर बड़े सारे लोगों में सवाल रहते हैं कि क्या आम आदमी बिना डॉक्टर की सलाह के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ले सकता है क्या? बिल्कुल नहीं ले सकता है बिना डॉक्टर की सलाह से। हमारी गाइडलाइंस हैं, ICMR की गाइडलाइंस हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का DGHS गाइडलाइंस हैं कि किन लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देना है, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो वनरेबल पॉपुलेशन है, एल्डरली की पॉपुलेशन है, चाहे वो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हम कोमॉर्बिडिटीज बोलते हैं, उन लोगों के लिए गाइडलाइंस है। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं और दवाई से नुकसान भी हो सकता है। अगर आप उस गाइडलाइन के हिसाब से उसमें फिट बैठते हैं तो आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसकी सलाह से आप ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, जैसे रिमोट एरियाज में जो लोग रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनमें कोरोना के संक्रमण के कितने चांसेस होते हैं? अभी जो पैंडेमिक की ट्रेजेक्ट्री है वो यही है कि जो बड़े बड़े शहरों से ये जो वायरस है, ट्रेवलर्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे, बड़े शहरों से छोटे शहरों में, तो गांव में क्योंकि हो सकता है कि टेस्टिंग की सुविधा उतनी ना हो तो और भी सावधानी रखने की जरूरत है। कोरोना वायरस फैलने की जो इसकी मेथड है वो यही है कि ड्रॉपलेट से ये फैलता है और कोई भी इससे संक्रमित व्यक्ति जब कोई खांसता है या अपनी सांस के थ्रू जो बाहर सांस की एक्सपिरेशन है उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स आती हैं या कोई स्नीजिंग है या जोर जोर से सिंगिंग है या बोलना है, तो इन सब चीजों से ड्रॉपलेट जो है बाहर निकलती हैं। अगर आप उस संक्रमित व्यक्ति के प्रॉक्सिमिटी में हैं या 2 गज की दूरी के अंदर हैं तो आपके सांस के थ्रू ये वायरस जाने की संभावना रहती है। तो अगर आपने फेस कवर किया हुआ है, मास्क पहना हुआ है और आपने डिस्टेंस बनाए हुए हैं 2 मीटर का, तो ये संभावना बहुत कम रहती है, 90 से 95% जो है। ये 3 जो मेथड्स हैं जो अभी हम बार बार जिक्र करते हैं कि सैनिटाइजेशन, मास्किंग और जो डिस्टेंसिंग जो है, अगर इन तीनों का इकट्ठे से हम पालन करें तो ये संभावना बहुत कम रहती है। डॉक्टर धमीजा, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जब किसी कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति होता है उसके संपर्क में आते हैं तो किसी किसी को तो ये बीमारी हो जाती है, जबकि किसी किसी में वो नेगेटिव आता है टेस्ट। इसका क्या कारण है कि क्या ये वायरस कुछ लोगों को संक्रमित कर पाता है लेकिन कुछ लोगों को संक्रमित नहीं करता है? ये साइंस के सामने अभी तक ये अनआंसर्ड है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन एक्चुअली अनआंसर्ड है कोरोना वायरस के बारे में। एक तो यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे बच रहे हैं या उनकी इम्यूनिटी ज्यादा है या उनको बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से उनका रेजिस्टेंस है इस वायरस के प्रति। तो ये अभी हम नहीं तय कर पाए हैं कि ससेप्टेबिलिटी इंडेक्स जो है किसका कितना है, किसका ज्यादा है। ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि अगर संक्रमित व्यक्ति 10 लोगों के संपर्क में आता है तो उसमें से कुछ लोगों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन स्प्रेड होती है या संक्रमित हो जाते हैं ये व्यक्ति और कुछ बच जाते हैं। तो ये जो ससेप्टेबिलिटी इंडेक्स में आपको बता रहा था कि किन लोगों को ज्यादा पकड़ता है और किस लोगों को बच जाते हैं, तो ये इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंस है। कुछ लोगों के अंदर या तो थोड़ा रेजिस्टेंस है या उनको वायरल लोड कम गया है और दूसरे लोगों को जो हाई वायरल लोड गया है जो जल्द संक्रमित हो गए हैं और जिनको लो वायरल लोड गया है वो संक्रमित होने से बच गए हैं। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जो है बार बार इन्फेक्शन होने की हो सकता है और वो लो वायरल लोड की वजह से बच सकते हैं। जिन लोगों को हो गया कोरोना, जो इससे संक्रमित हो गए, उनमें से भी बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग जो है 80% या 85% बिल्कुल माइल्डली सिम्टोमेटिक रहते हैं और उनको घर पे हम एडवाइज करते हैं होम आइसोलेशन की। लेकिन वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा सीरियसनेस में आ जाते हैं, सीरियसली इल हो जाते हैं या आईसीयू में पहुंच जाते हैं या क्रिटिकल होके वेंटिलेटर पे जाते हैं, और कुछ लोग जो ज्यादातर लोग हैं उनको नहीं होता है। तो अभी साइंस ने इन 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढा है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो संक्रमित रोगी को भी अलग अलग तरह के जो वायरस है मैनिफेस्ट कर रहा है या कुछ लोगों को सीरियस बीमारी दे रहा है और कुछ लोगों को माइल्ड बीमारी दे रहा है। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि आपको सावधानी रखनी चाहिए ताकि आपको इन्फेक्शन ना आए और आपकी संभावना जो है 90 to 95% कम हो सकती है अगर आप ये पब्लिक हेल्थ के बेसिक जो एडवाइजरी समय समय पर दी जा रही हैं और इनको रिपीट किया जा रहा है उनका अनुशासन से पालन करें। डॉक्टर धमीजा, आप कोविड-19 के इस कार्यक्रम से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।